अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 9। मिशाल को एक हफ्ता होने को था हॉस्पिटल में। दाइम अभी मिशाल को मेडिसिन देके डॉक्टर के रूम में आया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए मिस्टर दुरानी, मैं आपको अभी बुलाने ही वाला था। जी डॉक्टर, आप अपनी मिसेस को घर ले जा सकते हैं। नाउ शी इज फाइन बट यू हैव टू टेक केयर हर। या डॉक्टर, आई विल बी टेक केयर हर अ लॉट। और डॉक्टर सॉरी, उस दिन मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की, मैं शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं मिस्टर दुरानी, मैं समझ सकता हूँ। आप जिससे प्यार करते हैं उसको खोने से डरते हैं। मुझे बुरा नहीं लगा, उम्मीद है आप अब उनका ख्याल रखेंगे। डॉक्टर ने दाइम के कंधे पर हाथ रखा। जी डॉक्टर, जरूर। मुस्कुराता हुआ वो वहां से वॉकआउट कर गया था। दाइम मिशाल को डिस्चार्ज करवा के घर ले आया था। मिशाल अब कदरे बेहतर थी, लेकिन उसका दाइम के साथ सर्द लहजा हनूज बरकरार था। मिशाल को हमेशा से एक राज जानना था। दाइम के घर में एक ऐसा रूम था जो हमेशा लॉक्ड रहता था। कई दफा मिशाल ने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो टाल देता था। सुबह के 11 बजे थे और दाइम घर पर नहीं था। लिहाजा उसने इरादा किया कि आज वो इसका राज का पता लगा लेगी। खता के दाइम ने इसको इस रूम की सफाई करने से भी मना किया था। उसको पता था कि रूम लॉक्ड है, इसीलिए इसने काफी कोशिश के बाद चाबियां ढूंढ ली थी और लॉक खोल के अंदर दाखिल हुई थी। ये रूम देखने में किसी का बेडरूम मालूम होता था। लगता था जमानों की गर्द यही मौजूद है। सामने ही दीवार पर एक फोटो लगी थी जिसमें एक औरत और मर्द की तस्वीर मौजूद थी। कौन हो सकते हैं ये लोग और दाइम का इनसे क्या ताल्लुक है? एक नजर उसने गौर से इस औरत के चेहरे की जानिब देखा तो उसे दाइम के नक्श बिल्कुल इस औरत के नक्श जैसे ही लगे। कहीं ये दाइम की मामा तो नहीं? ओ माय गॉड, लेकिन दाइम ने कभी जिक्र क्यों नहीं किया अपने पेरेंट्स का? वो थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि अचानक ही इसे पीछे से दरवाजा बंद करने की आवाज आई थी। खौफ से इसकी टांगे थर थर कांपने लगी थी। इतनी हिम्मत ना थी कि पीछे मुड़ के देखे कि कौन है। कौन हो सकता था? वो शख्स करीब आता जा रहा था। एक ही झटके में उसने उसका रुख अपनी तरफ किया था। काका दाइम आप? मैं लाल अंगारा होती आंखों से कहा। कहाँ था ना इस रूम में मत आना। एक बात की हुई बात समझ में नहीं आती क्या तुम्हें? वो डरा था और आवाज इतनी बुलंद थी कि मिशाल के साथ साथ घर की दीवारें भी कांप उठी थी। मैं क्या मैं? हाँ। मिशाल की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। बस एक आंसू भी ना निकले, अब समझ आई वरना। उसने चाकू निकाला और मिशाल की शारक पे आहिस्ता आहिस्ता फिरने लगा। खौफ से मिशाल बोल ही नहीं पा रही थी। सॉरी, वो मैं क्या तुम? हाँ क्या तुम? जवाब दो। मिशाल उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़वाने में कामयाब तो हो गई थी। जैसे ही वो भागने लगी, यहाँ से भागने की क्या सजा मिलनी चाहिए तुम्हें? नीली आंखों में अजीब सी पुरसरारियत मौजूद थी। मिशाल काम गई। नहीं दाइम पापा प्लीज। दाइम आगे बढ़ा और उसकी कलाई को पकड़कर सामने किया और चाकू से हल्का सा कट उसके बाजू पर लगाया। मिशाल की हल्की सी सिसकारी निकली। खून के चंद कतरे उसकी दुधियाई सफेद रंग की कलाई से टपके थे। मैं नहीं रहूंगी, तुम्हारे साथ चली जाऊंगी यहाँ से। माय लिटिल फेरी, जानती हो तुम्हारी ये मासूमियत ने घायल कर दिया है मुझे। यकदम नीली आंखें लाल अंगारा हुई थी। मुझे छोड़कर जाओगी तुम? हाँ मुझे। जिस सर्द लहजे में वो बोला, मिशाल की तो हालत गैर हो गई थी। जानती हो पॉइजन कौन है? दाइम ने पूछा। मिशाल ने नाम में सर हिलाया। मैं हूँ पॉइजन। जानती हो कौन हूँ मैं? वो पुरसरार मुस्कुराहट लिए बोला। पॉइजन यानी दाइम दुरानी, वही दरिंदा हूँ मैं जिसने 12 साल की उम्र में पहला कत्ल किया था। मिशाल की आंखें फटी की फटी रह गई थी। मिशाल की हैरानी पर दाइम मुस्कुरा दिया था। और जानती हो क्या? किसका था कत्ल? अपने ही बाप का, यानी सुहेल दुरानी का। एक सर्द कहका गूंजा था उसका। और बस मिशाल की बर्दाश्त इतनी ही थी। इससे पहले कि वो जमीन बोझ होती, दाइम ने इसे अपनी बाहों में उठाया और उसकी नाक से नाक मिस करते हुए एक सरगोशी की। माय इनोसेंट लिटिल फेरी, तुम अपने पॉइजन को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। इंतहाई शिद्दत और जुनून से कहता वो उसे उठाए आगे की जानिब बढ़ गया था। महानूर अपने रूम में थी जब मीर अंदर आया। उसका रुख खिड़की की जानिब था। अचानक ही से आसमान को गहरे काले बादलों ने ढक लिया था। वो इसके पीछे आन खड़ा हुआ था। निकाह मुबारक हो जाने मीर, वो महानूर के कानों में बोला। महानूर के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई मानो निकलकर बाहर आ जाएगी। वो पलटी थी। आंखों में बेशुमार मोहब्बत समोए वो इसकी जानिब दीवाना वार शिद्दत लुटाती नजरों से देख रहा था।
उसके यूं देखने पर उसने पलकें गिराई थीं। उसकी पलकों की लर्जिश उसको मजीद दीवाना और बहकने पर मजबूर कर रही थी। हया से बोझल पलकें, ऊपर से उसका नोहेज हुस्न और अपनी मलकियत का एहसास इसे बहुत कुछ करने पर उकसा रहा था। लेकिन फिल वक्त अपने जज्बात पर काबू पाते हुए उसे कहना शुरू किया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं कोई वादा नहीं करूंगा महानूर, ये सच है कि मुझे तुमसे शिद्दत मोहब्बत है, दीवानगी की हद तक, और ये मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। हमेशा हर मुश्किल वक्त में मुझे तुम अपने साथ पाओगी। महानूर के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया था। एक वादा करना होगा आपको। लेकिन कैसा वादा? मीर ने पूछा। कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे आप? वादा करता हूँ, मीर ने मुस्कुराते हुए कहा। दाइम उसे बेडरूम में ले आया था। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो कुछ ही देर में होश आ गया। अपने सामने बैठे दाइम को देखकर उसकी रूह फना हुई, आंखों से आंसू जारी थे। दाइम के खौफ से वो थर थर कांप रही थी और खुद में सिमट के बैठी थी। दाइम को इसकी हालत देखकर खुद पर शदीद तैश आया और अपने पास ही फ्रूट की बास्केट में पड़ी छुरी उठाकर अपने बाजू पर जगह जगह कट लगाने लगा। मिशाल की चीख निकली और इसके हाथ से छुरी लेकर फेंक दी। काका, क्या पागलपन है ये दाइम? क्या कर रहे हैं आप? खुद को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? हकलाते हुए उसने कहा, आई एम सॉरी लिटिल फेरी, मैं मानता हूँ बहुत बुरा हूं मैं। तुम्हें तकलीफ पहुंचाई ना, इसलिए खुद को तकलीफ दे रहा हूँ। उस वक्त दाइम दुरानी की दीवानगी, उसकी जुनूनियत अरूज पे थी। वो एक शख्स जिसे सारी दुनिया सॉरी कहती थी, आज एक छोटी सी लड़की के सामने हार गया था। वजह क्या थी? शिद्दत मोहब्बत। हाँ, वो अपनी मिशाल के लिए, अपनी लिटिल फेरी के लिए अपनी जान देने से भी दरेक नहीं करता। इस हद तक वो इसकी रूह में समा चुकी थी। वो रो रहा था। जब मिशाल ने उसकी आंखों से निकलते आंसू को देखा तो हैरान हुई थी। लिटिल फेरी, क्या मैं तुम्हारी गोद में सर रख सकता हूँ? एक नजर उसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर मिशाल का सर खुद ब खुद हाँ में हिल गया था। उसकी गोद में सर रखकर वह फूट फूट के बच्चों की तरह रोया था। मिशाल भी परेशान हो गई कि वो इतना मजबूत मर्द क्यों रो रहा है। दादा दाइम, काका क्यों रो रहे हैं? मुझसे जो गलती हुई है उसकी माफी मांगती हूँ मैं, लेकिन प्लीज रोना बंद करें। उसकी मासूमियत पे उसे बेख्तियार प्यार आया था। मिशाल, तुम यही सोच रही होगी ना कि तुम अब तक एक कातिल के साथ रह रही थी, है ना? मिशाल ने हाँ में सर हिलाया। जानती हो मैं ऐसा क्यों हूँ? नफी में सर हिलाया, जिस पर दाइम के चेहरे पर एक तलखी बड़ी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। मेरा बाप सुहेल दुरानी एक शराबी था। जुआ खेलना, हर गलत काम में मुलव्वस था। सबसे बढ़ के औरतों पे हाथ उठाना उसका पसंदीदा मशगला था। मेरी मामा सादिया दुरानी बहुत नेक और मोहब्बत करने वाली बीवी और माँ थी। मेरा बाप हमेशा मेरी मामा को मारता था और दादी को भी। औरत की इज्जत करना उसे कभी आया ही नहीं। जो भी कमाता सारा शराब और जुए पर खर्च कर देता। मेरी मामा मुझे और मेरी दादी का पेट एक स्कूल में बतौर टीचर की नौकरी करके पालती थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, मैं भी बहुत मोहब्बत करता था। मैं हमेशा यही चाहता था कि मेरे वालिदैन में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये ख्वाहिश हसरत ही रही। मेरे बाप ने मुझे एक दफा प्यार बड़ी नजर से भी न देखा। कहते हैं कि बाप को बेटे की बहुत ख्वाहिश होती है। तो मेरा बाप कैसा था? एक दफा मैं स्कूल से घर वापस आया तो मुझे अपनी मामा और अपने बाप के कमरे से लड़ने झगड़ने की आवाजें सुनाई थी। मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। इतनी ही देर में मेरी मामा की एक जोरदार चीख बुलंद हुई। मैं बहुत घबरा गया और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में वो जालिम सफाक शख्स बाहर निकला। मैं दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा था और अपनी माँ को खून में लथपथ पाया। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कोई ना आया मेरी मदद को। बस मेरी मामा मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। मुझे बाहर से दादी की चीख सुनाई दी। मैं भागता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वो दरिंदा दादी को भी जान से मारता, मैं दरिंदा बन गया। अपने हाथों से अपने बाप के सीने में 6 की 6 गोलियां उतार दी। बस फिर वहां से मेरे अंदर एक पॉइजन ने जन्म लिया, जो बुरे लोगों के लिए सफाक और दरिंदा और अच्छे लोगों के लिए दायम दुरानी है। मुझे गिरफ्तार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मैं बच्चा था। मामा के बाद दादी ने मुझे संभाला था और तब से वो शरारती दायम कहीं गुम गया। पॉइजन जिंदा रह गया। मैं अपने पापा को नहीं मारना चाहता था, लेकिन मेरा बाप जीने के लायक नहीं था। इसलिए मुझे बुराई को खत्म करना था और मैंने किया। मैं आज भी तड़पता हूँ उस वाक़ये को याद करके। बस इसलिए तुम्हें वहां जाने से रोका। और गुस्सा क्या तुम पर? मिशाल की आंखों से आंसू हनुस जारी थे। क्या था ये शख्स? आखिर कितना दर्द छुपा था इसके अंदर? एक लावा जो पड़ने के लिए तैयार होता है। इतनी छोटी सी उम्र में क्या क्या नहीं सहा था इसने। जमाने की ठोकरें, अपनों का साथ छोड़ना, सिसकना, गिड़गिड़ाना, तड़पना। जब मिशाल कुछ ना बोली तो वो खुद ही गोया हुआ। मिशाल,
सॉरी, मैंने तुम्हें कितना परेशान किया ना। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो। अब मिशाल क्या कहती कि वो इसके सारे दुख दर्द समेट लेना चाहती है, वो गलत थी। बहुत एक खीरे जैसे इंसान को वो ठुकराती रही और बार बार ठुकराती रही, लेकिन अब वो अजाला करना चाहती थी। वो इसे एहसास दिलाना चाहती थी, महसूस करवाना चाहती थी कि वो अकेला नहीं है, वो इसके साथ है। दायम ने उसकी कलाई पर बैंडेज की और आहिस्ता से बाहर निकल गया और मिशाल उसकी खुशबू अपने अंदर महसूस करती नींद की वादियों में उतरती चली गई थी। मीर को गए हुए चंद घंटे ही गुजरे थे कि अचानक ही बाहर से फायरिंग की आवाज आई। माहनूर जो अभी अभी निकाह के बाद फ्रेश होके आई थी, अब वो लॉन में बैठी कॉफी पीने में मगन थी। एकदम घबरा गई थी, फौरन उठी और अंदर की जानिब भागी थी। मामा पापा, माहनूर बेटा, ये बाहर से कैसी आवाजें आ रही हैं? मामा पापा, फायरिंग हो रही है। कौन कर सकता है ये सब? माहनूर कदरे घबराए लहजे और अकलाते हुए बोली। मैं जानता हूँ कौन है ये। कौन है पापा? बेटा, ये वही घटिया इंसान अरफान मलिक है। पापा आप प्लीज बाहर मत जाइएगा। वेट, मैं मीर को कॉल करती हूँ। पिकअप द कॉल प्लीज। मीर पिकअप। दूसरी या तीसरी बेल पर कॉल उठा ली गई थी। मम्मी क्या हुआ? माहनूर तुम ठीक तो हो ना? नहीं पापा, प्लीज आ जाएं आप किसी तरह। बट हुआ क्या है मेरी जान, कुछ बताओ तो। वो अरफान मलिक आ गया है। वो घर से बाहर मसलसल फायरिंग करवा रहा है। यही वो पापा या मामा को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा दे। ओके, तुम टेंशन न लो, मैं बस आ रहा हूँ। ओके, रोना नहीं। ओके। वो नीचे आई थी कि सामने से दो आदमी आते हुए दिखाई दिए थे। इससे पहले कि वो आयशा खान और वाजिद खान तक पहुंचते, अरफान मलिक ने आगे से इसे बाजू से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां इसके बाजू के गोश्त में बेबस होने लगी। माहनूर दर्द से करा उठी थी। वाजिद खान और आयशा खान के सर पर भी अरफान मलिक के बंदों ने बंदूकें तान ली थी। नहीं प्लीज नहीं, मेरे मामा पापा को छोड़ दो, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें। माहनूर रोते हुए बोली। अच्छा ठीक है, छोड़ दूंगा तुम्हारे माँ बाप को, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। काका कैसी शर्त? माहनूर ने आंसू से तर होते हुए उसकी जानिब देखा। अरफान मलिक ने माहनूर को खुद से थोड़ा और करीब किया, जिस पर माहनूर ने सख्ती से आंखें मीच ली। छोड़ दो मेरी बेटी को, खुदारा क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? आयशा खान रोते हुए बोली। घटिया इंसान, छोड़ो मेरी बेटी को। वाजिद खान बोले। हाँ खामोश सुसर जी, कितना बोलते हैं ना आप। अब अगर मुझे डिस्टर्ब किया तो सारी गोलियां आपकी नजर कर दूंगा। अरफान मलिक ने कमीनगी से कहा। हाँ तो हम कहाँ थे जाने मन? मैं कह रहा था कि अगर अपने माँ बाप को जिंदा देखना चाहती हो ना तो इस शेर की भूख मिटाओगी तुम अभी इसी वक्त सबके सामने। बकवास बंद करो अरफान मलिक, मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। वाजिद खान बोले। अबे चुप बुड्ढे साले, तेरी औकात नहीं है कि तू मुझसे इस तरह से बात करे, समझा? इससे पहले कि अरफान मलिक माहनूर से कोई बदतमीजी करता, एक जोरदार मुक्का उसकी कमर पर रसीद हुआ था। कौन है अबे साले, किसकी इतनी औकात के मुझसे पंगा ले? मेरी इतनी औकात है कि तू जैसे कुत्तों से पंगा लूं। तथा तुम कौन हो तुम? अरफान मलिक अब खौफ से बोला। भूल गया क्या मेरी और अपनी मुलाकात उस रात जब क्या कहा था मैंने तुझसे कि माहनूर से दूर रह? लेकिन नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कहते हुए मीर ने अरफान मलिक के मुंह का नक्शा बिगाड़ दिया था। माहनूर ने शुक्र का कलमा अदा किया था कि मीर आ गया, वरना टाइम से पहले ही, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अभी माहनूर आगे बढ़ने लगी थी ताकि वाजिद खान और आयशा खान को आजाद करवा सके कि इसे बाहर से पुलिस अंदर आती हुई दिखाई दी थी। पुलिस ने फौरन ही अरफान मलिक के बंदों को अपनी हिरासत में ले लिया, जबकि अरफान मलिक की धुलाई अभी मीर कर रहा था। वाजिद खान और आयशा खान के आजाद होते ही माहनूर इन दोनों के सीने से जा लगी थी। बोल कमीने, तू मेरी माहनूर को हाथ लगाएगा? हाँ बोल। जमीन पर पड़े अरफान मलिक को मीर ने गिरेबान से पकड़ के अपने सामने खड़ा किया। तो तेरी क्या लगती है जो इस लड़की के पीछे मुझे पीट रहा है? तू तेरी औकात क्या है बता? अरफान मलिक ने गुराते हुए जख्मी शेर की मानित कहा। वो लड़की मेरी बीवी है, और रही मेरी औकात की बात तो ठहर, तुझे अभी पता चल जाता है कि कौन हूं मैं और मेरी औकात क्या है। कहकर एक पुलिस वाला आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ अरफान मलिक के मुंह पर दे मारा। कमबख्त, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? ISI से ताल्लुक है इनका। ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से ताल्लुक है इनका, मतलब आसान लफ्जों में सीक्रेट एजेंट। माहनूर और उसके वालिदैन भी काफी शौक थे इस चीज को जान के, और एक फख्र सा भी महसूस हो रहा था। हाँ, और हमारे पास तेरे काले दंदों का सबूत मौजूद है, अब चल जेल की हवा खाने के लिए। इस कांस्टेबल ने इसे गिरेबान से पकड़ा और पुलिस घसीटते हुए अरफान मलिक को साथ ले गई थी। अरफान मलिक को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। वाजिद खान आगे बढ़े और मीर को गले से लगा लिया।
आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई सन। सच में मेरी बेटी बहुत खुशकिस्मत है कि इसे तुम जैसा चाहने वाला शोहर मिला। आयशा खान ने भी वाजिद खान की बात की तारीफ की, जबकि मानूर भी इनकी सबकी बातों पर मुस्कुरा दी थी। मानूर बेटा, मैं लंच का देखने जा रही हूँ, अभी तक बना है कि नहीं? तुम मीर बेटे के पास ही रहो, ऐसा ना हो कि इसे कुछ चाहिए हो। आंटी, वो दरअसल मुझे, बेटा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम मुझे मामा बुलाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जैसे मानूर बुलाती है। ओके मामा, मुझे फ्रेश होना है। हाँ बेटा, तुम ऊपर मानूर के रूम में चले जाओ, वो ले जाएगी तुम्हें। मानूर बेटा जाओ। मीर ने मानूर को आंख मारी तो वो सटपटा कर रह गई थी और उसके पीछे चल दी थी। मिशाल सोकर उठी तो शाम के 6 बज चुके थे। वो उठी, फ्रेश हुई थी। वाइट कलर की कमीज और घेरेदार शलवार में वो बिना किसी मेकअप के भी वो बहुत खूबसूरत थी। उसे मेकअप की जरूरत ही ना थी। सतुआ नाक, गुलाबी होंठ, फूले हुए गाल, कुंडली, घनी जुल्फें और उसकी नोजपिन, ये सभी चीजें उसके हुस्न का सामान थी। खाना उसने दाइम का फेवरेट ही बनाया था। बीफ बिरयानी और अचार गोश्त, साथ में दाइम का फेवरेट केक बेक किया था। दाइम घर वापस आया तो खाने की लजीज खुशबू इसके नथनों से टकराई थी। मिशाल ने चुपचाप खाना टेबल पर लगा दिया था। वाह भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है मेरी लिटिल फेरी आज काफी अच्छे मूड में है। सब कुछ आज मेरी पसंद का। मिशाल फीका सा मुस्कुराई थी। दाइम ने मिशाल के चेहरे पर बेचैनी नोट की थी जब ही उसने इसे हाथ से पकड़ के कुर्सी पर बिठाया। हे लिटिल फेरी, सॉरी मेरी जान, मैं जानता हूँ कि मैंने आज बहुत रूड बिहेव किया तुम्हारे साथ और इसके लिए सॉरी भी की है। अब तो अपना मूड ठीक कर लो वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। मिशाल मुस्कुरा दी थी। मैं ठीक हूँ। दाइम मुस्कुराया और खाने लगा था कि मिशाल ने चावलों से बड़ी हुई चम्मच इसके मुंह के सामने की थी। दाइम काफी हैरान हुआ था। अरे आज ये हैरत अंगेज तब्दीली कैसे आई? मुझना चीज को मलिका आलिया खाना खिला रही हैं, वो भी अपने हाथों से। मिशाल ने एक नजर दाइम की जानिब देखा। व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहने, बालों को जेल से सेट किए, तराशुदा दाढ़ी, अनाबी होंठ, नीली खूबसूरत आंखें, मगरूर खड़ी नाक, साइड पर पड़ता डिम्पल, सुर्खो सफेद रंगत। बिलाशुबा वो हसीन तरीन मर्द था। कोई भी लड़की दीवानी हो सकती थी उसे देख के, बल्कि हजारों तो थी भी, लेकिन वो तो सिर्फ एक ही का दीवाना था, अपनी लिटिल फेरी का। वो खाना खा चुके थे। दाइम उठ के जाने लगा था कि अचानक ही मिशाल ने उसकी बाजू पकड़ ली। क्या हुआ लिटिल फेरी, आज इतना प्यार क्यों आ रहा है अपने शोहर पे? हम दाइम, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? मिशाल दाइम की शर्ट के बटन से खेलते हुए बोली। ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? तो मेरी एक बात मानेंगे? बताओ। मुझे कुछ दिन अपने घर जाना है, शाह मेंशन। व्हाट, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा लिटिल फेरी? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। कैसा खतरा और किससे खतरा है? तुम्हारे अपने चाचू से। व्हाट, आर यू सीरियस दाइम? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे चाचू को कुछ कहने की? और वो अपनी ही भतीजी के साथ ऐसा क्यों करेंगे? दाइम एक ही जिस्त में आगे बढ़ा और इसे बाजुओं से दबोचा। तुम्हें एक बात की कही हुई बात समझ नहीं आती? विशाल को इसके हाथ अपने बाजुओं में बेबस होते महसूस हुए थे। हाँ, नहीं आती मुझे समझ। मैं कैसे मान लूं कि मेरे चाचू ऐसे हैं? क्या किया है उन्होंने? हाँ, कत्ल किया है उन्होंने मेरी दादी का। दाइम के कहने की देर थी कि एक जोरदार थप्पड़ पड़ा था उसे मिशाल से। बस दाइम दुरानी, और कितने इल्जाम लगाओगे? हाँ, बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब बस तुम खुद मुझे शाह मेंशन छोड़कर आओगे। दाइम चुपचाप शोला बरसाती आंखों से उसे देखे गया। मिशाल की आंखों में अफान शाह के झूठे प्यार की पट्टी बंधी थी, इसलिए इसके लिए फिलवक्त यकीन करना मुश्किल काम था। यकदम दाइम के कदम आगे की जानी पड़े और मिशाल के पीछे की जानी पड़ने लगे थे। मिशाल पीछे दीवार से जा लगी थी और दाइम ने आगे बढ़कर दोनों हाथ दीवार पर रख के उसके फरार होने की राहें मसदूद की थी। मिशाल को दाइम की लाल अंगारा होती आंखों से बाकायदा खौफ आने लगा था। उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, अपनी शामत से खुद ही बुलाई थी। 2 दिन, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन तमाम सबूतों के साथ अफान शाह का असली चेहरा तुम्हारे सामने न लाया तो मेरा नाम भी दाइम दुरानी नहीं। और इन 2 दिनों बाद तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी। वादा है मेरा तुमसे, और यकीन मानो कि जिस तरह तुमने मुझे तड़पाया है इससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। तुम पे जिंदगी तंग कर दूंगा। कभी चाह कर भी मेरी कैद से रिहा नहीं हो सकोगी तुम। विशाल की आंख से एक आंसू टूट के गिरा था। इनको संभाल के रखो मेरी जान, ये आने वाले वक्त में बहुत काम आएंगे तुम्हारे। तंजिया कहता वो इसके दिल पर वार कर गया था। एक झटके में उसकी कलाई को झटकता हुआ वो बाहर निकला और शाह मेंशन की जानिब गाड़ी का रुख कर लिया। 1 घंटे का सफर उसने रश ड्राइव करके आधे घंटे में तय किया था और शाह मेंशन के सामने गाड़ी रोकी थी। मिशाल ने एक नजर उसकी जानिब देखा जो बेतासुर निगाहों से सामने की जानिब देख रहा था।
एक आंसू ना चाहते हुए भी उसकी पलकों की बाढ़ तोड़ के निकल आया। वो बाहर निकलने ही लगी थी कि उसने उसको गले से पकड़ लिया और जहर खुन लहजे में बोला, अब तक तुमने सिर्फ दायम दुरानी की मोहब्बत देखी है मिशाल शाह, अब तुम पॉइजन की नफरत सहोगी। और सोचो, तुमसे मेरी मोहब्बत की शिद्दत नहीं बर्दाश्त होती थी, तो अब मेरी नफरत की शिद्दत कैसे बर्दाश्त करोगी। बी रेडी फॉर द एवरीथिंग कहते हुए उसने उसको छोड़ा था और वो फौरन से बाहर निकली थी। उसकी इख्तियार पर वो मुस्कुराए बिना न रह सका था और जल्द ही उसकी नजरों से ओझल हो गया था, जबकि माऊफ होते दिमाग के साथ वो अंदर की जानिब दाखिल हुई थी। दायम बालकनी में खड़ा सिगरेट फूंक रहा था, जब से उसकी आंखें लाल थीं। न जाने क्यों कोई भी खुशी उसे चाह कर भी आज तक नसीब न हुई थी। मिशाल उसकी मनचाही बीवी थी, लेकिन उसकी बेतनाई, उसका सर्द रवैया, उसका दायम से दूर भागना दायम को पल पल तड़पा रहा था। हर रोज उसकी रात अंगारों पर बसर होती थी। वो जान कर भी अनजान क्यों थी? क्या उसकी मोहब्बत में कोई कमी रह गई थी? क्या उसके हाथों की लकीरों में खुशियां लिखी ही नहीं थी? वो सोचो के भंवर से वापस लौटा जब उसका सेल रिंग हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दायम, एक मसला हो गया है यार, हमें अभी निकलना है। मीर ने कहा। क्या हुआ, सब ठीक है ना? नहीं, वो लड़कियां जिनको अफान शाह ने किडनैप कर लिया था और उनका सौदा कर दिया था, आज वो उनको अमेरिका के मशहूर रोनाल्डो को स्मगल करने जा रहा है। हमें उनको बचाना होगा। और एक और बात, क्या मुझे हमारे कुछ जराये और टीम मेंबर से पता चला है कि अफान शाह एक बहुत बड़ा गद्दार है। दायम, हमें तेरी बहुत ज़रूरत है, हम तेरे बिना कुछ नहीं हैं। तूने ही कहा था ना कि ये लड़ाई तेरी है। तू अब मैदान में उतरने का टाइम आ गया है। तेरे वतन को तेरी ज़रूरत है मेरे भाई। आ जा, उसी पॉइजन को जगा दे और इन दरिंदों को मिटा दे। मीर ने जोश जज्बे के आलम में कहा। तो फिक्र मत कर, मेरे खून का आखिरी कतरा भी मेरे वतन पर कुर्बान है। मैं आ रहा हूँ, तू वहीं रुक। और टीम मेंबर्स को भी चुकन्ना कर दे। किसी भी किस्म की भूल चूक काबिल बर्दाश्त न होगी। इस बार खेल बराबर का होगा और सिर्फ फाते ही बचेगा, दायम ने पुरज़म होते हुए कहा था। मिशाल अंदर आई तो सामने उसे अफान शाह नजर आए थे। मिशाल बेटा, तुम यहाँ इस वक्त? सब ठीक है ना? मिशाल ने एक नज़र उनकी जानिब देखा और फिर कहने लगी, हाँ चाचू, सब ठीक है। असल में आज मेरा आपसे मिलने को बहुत दिल चाह रहा था, तो मैंने दायम को कहा तो वो मुझे आपके पास खुद ड्रॉप करके गए। मिशाल ने यह सब अफान शाह की तसल्ली के लिए कहा था कि वो उसको लेकर परेशान ना हो। अच्छा बेटा, क्या सच में दायम तुम्हें खुद छोड़ने आया था? हाँ चाचू, सच में, और वो मेरा ख्याल भी बहुत रखते हैं। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे, आमीन। अफान शाह ने भरपूर मोहब्बत का डोंग करते हुए कहा था। अच्छा मिशाल बेटा, तुम जाके रेस्ट करो, मैं जरा ऑफिस का थोड़ा काम कर लूँ, फिर साथ में कॉफ़ी पियेंगे। ओके चाचू। एक फीकी सी मुस्कुराहट उनकी जानिब उछालती वो अंदर की जानिब बढ़ गई थी। पीछे अफान शाह के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया था। दायम मीर के बताए हुए पते पर पहुंच चुका था। सामने ही उसको मीर के साथ अपनी बाकी टीम मेंबर्स नजर आए थे, सो वो उनकी जानिब बढ़ा था। दायम, मीर ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया था। बस मैं आ गया हूँ, अब डरने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, दायम ने अपनी टीम मेंबर्स की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। तो वो सब उसकी बात पर यकबैक मुस्कुरा उठे। हम ठीक है। कुछ अंदाजा है या पता है कि अंदर कितने लोग हैं? लगभग 20 या इससे भी ज्यादा। ठीक है, तुम सब लोग यहाँ आगे पीछे होकर नजर रखो, जबकि मैं और मीर अंदर जाएंगे। ओके बॉस। गुड, सो नाउ टेक योर पोजीशन। मीर, लेट्स मूव ऑन एंड जस्ट डू दिस। वो दोनों ब्लैक कलर के फुल ड्रेस में ब्लैक ही हुडी पहने, साथ ही ब्लैक कलर का मास्क पहने अंदर दाखिल हुए थे। सामने एक बहुत बड़ा गेट था। इसी जानिब से लड़कियों की चीखने चिल्लाने की मुख्तलिफ किस्म की आवाजें आ रही थीं। दायम ने एक इशारा मीर की जानिब किया और खुद आगे बढ़ा। सामने उसे 2 पहरेदार नजर आए थे। ओह, तो ये हैं अफान शाह के कुत्ते, दायम बड़बड़ाया था और आगे बढ़कर इन दोनों में से एक की जानिब बढ़ा था। कौन है वहां? वहां मौजूद शख्स को एक हेवला नजर आया था। मैं पूछ रहा हूँ, कौन है वहां? वो हेवला जैसे जैसे करीब आता जा रहा था, इस शख्स के कदम वैसे वैसे पीछे की जानिब उठ रहे थे। अचानक ही एक जिस्म वो इसकी जानिब पहुंचा था। काका, कौन हो तुम? इस शख्स ने पूछा था। गहरी नीली आंखों में एक पुरस्रार चमक उमड़ आई थी और चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया था। उसने अपना मास्क उतारा था। इस शख्स के चेहरे पर हैरानगी दर आई थी। पॉइजन हूँ, दायम ने बगैर उसकी जानिब देखते हुए कहा। काका, कौन पॉइजन? मैं नहीं जानता किसी पॉइजन को। अच्छा, एक काम कर, कान को पास ला मेरे, फिर बताता हूँ कौन हूँ। पक्का ना? बता के चले जाओगे आराम से यहाँ से। ओके डन, अब कान पास ला। वो शख्स डरते डरते अपना कान उसके करीब ले गया। जैसे ही वो इसके करीब पहुंचा, दायम ने उसकी गर्दन दबोच ली थी।
छोड़ो, मुझे छोड़ दो। वो शख्स अटक अटक के बोला। जानना चाहता था ना कि कौन हूं मैं? तो सुन, एजेंट नंबर 115। इस शख्स की आंखें पूरी की पूरी खुल चुकी थीं। मतलब कि तेरी मौत हूं मैं, कहकर उसने उसके दिल के मुकाम पर खंजर से वार किया था। आगे बढ़कर उसने वो गेट खोला तो वो लड़कियां भागती हुई वहां से निकली थीं। सब लड़कियां दाइम और मीर को मशकूर नजरों से देख रही थीं, क्योंकि उन्होंने इन सब लड़कियों की न सिर्फ जान बल्कि इज्जत भी बचाई थी। थैंक यू सो मच सर, एक लड़की दाइम के करीब आकर बोली थी। दाइम ने अपना हाथ उसके सर पर फेरा था। कोई बात नहीं, तुम मेरी छोटी बहनों जैसी हो। सबकी सब हम लोगों का काम ही यही है कि अपने वतन की और अपने वतन से जुड़े लोगों की हिफाजत कैसी करनी है। मुस्कुरा कर कहता वो आगे बढ़ने लगा था कि एक लड़की पीछे से कहने लगी, सर आपने हमारी इज्जत बचाई है और हमें इस जहन्नुम से निकाला है। मेरी दुआ है कि आपकी मोहब्बत आपको जल्द अज जल्द मिल जाए। शायद अब बहुत देर हो गई है बहना। एक दिल की बड़ी मुस्कुराहट आ चुकी थी। वो कहकर वहां से निकलता चला गया। मीर भी उसके चेहरे की उदासी नोट कर चुका था, इसलिए चुपचाप उसके पीछे चल दिया था। बाकी बंदों को टीम मेंबर्स के हवाले किया था। बाहर निकलकर इसने मीर को अपने पास बुलाया था। पुलिस को कितनी देर है? कब तक यहाँ आएगी? बस पहुंचने वाली होगी। साथ ही पुलिस की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया था। अस्सलाम वालेकुम सर, इंस्पेक्टर हारिस रिपोर्टिंग, कहकर उसने दाइम को सल्यूट किया था। वालेकुम सलाम सर, हमें हमारे कांस्टेबल और कुछ जराए से मालूम हुआ है कि ये यहाँ लड़कियां स्मगल करने जा रहा था। अफान शाह, ठीक सुना, लड़कियां आज़ाद हो चुकी हैं। आप इन लड़कियों को इनके घर ठीक सलामत उनके घर पहुंचाएंगे? यस सर। और सिर्फ इतना ही नहीं, अफान शाह एक गद्दार भी है। व्हाट? बट सर ये कैसे? क्यों नहीं हो सकता? अक्सर हमारे अपने ही हमारे दुश्मन होते हैं, बस हम देख नहीं पाते। कहते हुए दाइम का चेहरा सर्द हुआ था। ओके इंस्पेक्टर हारिस, आपके 2 बंदे मुझे अफान शाह के घर के बाहर चाहिए। डन सर, हो जाएगा। और इन कुत्तों को अब सलाहों के पीछे डालना आपका काम है। सर आप बिल्कुल फिक्र न करें, ऐसा ही होगा। गुड। और एक और आखिरी बात और। जी सर, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इट्स दैट क्लियर? यस सर। ओके, गुड लक, कहकर वो वहां से निकल गया था, जबकि इंस्पेक्टर हारिस ने एक नजर दाइम की पुश्त को फखरिया अंदाज से देखा था। दाइम, ओए दाइम, रुकना, सुन तो सही, कहाँ जा रहा है? मीर ने कहा था। पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मीर, मैं कुछ टाइम अकेला रहना चाहता हूँ। दाइम ने एक नजर उसकी जानिब देखा था। उसकी लाल अंगारा होती आंखों को देखकर मीर को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। हम ओके, ख्याल रखना अपना, मीर उसके गले लगते हुए बोला था। ओके, तू भी ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज, कहकर वो गाड़ी को जोन से भगाता हुआ उसकी नजरों से ओझल हो गया था। मेरी दुआ है मिशाल भाभी के आपकी आंखों पे लगी बेजान यकीन की पट्टी उतर जाए। मेरा भाई आपसे किस कदर शिद्दत मोहब्बत करता है, काश आप जान ले। और इंशाल्लाह दाइम को जितना मिशाल भाभी को तेरी शिद्दत मोहब्बत की कदर होगी, तेरी कहानी पूरी होगी। मेरे भाई, तुझे भी तेरे नसीब की तमाम खुशियां मिलेंगी। मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है। मीर दिल में दाइम से मुखातिब था। रात के 3 बजे भी वो सड़कों पे आवारागर्दी करता रहा, गाड़ी दौड़ाता रहा। उसकी हालत देखकर मालूम होता था कि जैसे कोई मुसाफिर रास्ता भटक जाए। उसकी कोई मंजिल न थी। वो जहां से चला था आज भी वहीं खड़ा था। कुछ ज़ब्त की वजह से और कुछ गुस्से की वजह से उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। क्या था वो, और क्या से क्या हो गया था? मोहब्बत इंसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। इंसान वो हर काम कर गुजरता है जो इसने पहले कभी ना किया हो। दाइम ने भी तो वो सब किया था ना मिशाल के लिए। फिर क्यों आज तक इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी वो खाली हाथ खड़ा था? हाथ बढ़ाकर उसने म्यूजिक प्लेयर ऑन किया था। तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा, तू इब्तिदा मेरी, तू इंतहा मेरी, तू ही मेरा जहां, तू ही जुदा। कर्ब से उसने आंखें मूंद ली थीं। ये गाना उसके जज्बात की अक्कासी कर रहा था फिल वक्त, और इसको सुनने में भी अच्छा लग रहा था, सो इसने बंद करने की जहमत न की थी। तू मेरे रूबरू हर शय में, तू ही तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा। एक आंसू उसकी आंख से बह निकला था। हर अरसा जिक्र तेरा छेड़े, हर लम्हा दिल छन्नी कर जाए। सजदे में मांगता नहीं पर जिद आज है, खुदा मिल जाए। तुझ में लिखा हूँ मैं, तुझसे जुड़ा हूँ मैं, तू मेरा रोग है, तू ही दवा। आदि है राह गुजर, आधा है आसमां, आदि है मंजिलें, आधा जहां। तेरा हूँ जान ले, रूह मुझसे बांध ले, बाहों में थाम ले, कर दे जिंदा। हर शय में तू, चप्पे चप्पे में तू, ख्वाहिश में तू, किस्से किस्से में तू, हर जिद में तू, फिक्रो जिक्रों में तू ही है आशिकी, तू ही है आवारगी।
तू ही मेरा जहां तू ही जुदा, तू इब्तिदा मेरी तू इंतहा मेरी, तू ही मेरा जहां तू ही जुदा। सर, बोल जमाल, अफान शाह ने कहा। इंस्पेक्टर उमैर आया था और उसने एक मैसेज छोड़ा है आपके लिए। कैसा मैसेज? वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप मेरी बात सुने। हाँ बोलो। देखें शाह सर, आज से 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो आप अच्छी तरह जानते हैं। मिशाल जो वहां से गुजर रही थी, सेक्रेटरी जमाल की बात पर उसके कदम खुद बहुत रुके थे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है जमाल? साफ साफ कहो। देखिए शाह साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपके भाई शाहनवाज शाह और आपकी भाभी सवेरा शाह की बात कर रहा हूँ। मिशाल को अचानक अपने वालिदैन का नाम जमाल के मुंह से सुनकर तशवीश ने आन गिरा था। मतलब कुछ तो था जो इसकी नजरों से ओझल था, और वो क्या था? क्या दाइम सच्चा था? आप जानते हैं सर कि हमने उन दोनों को उनके दरमियान गलतफहमी पैदा करके मारा था। मिशाल को अपने कान साए साए करते हुए महसूस हुए। ये सुनकर उसके सर पर गोया सातों आसमान आन गिरे थे। 2 आंसू टूटकर उसके चेहरे को भिगो चुके थे। मिशाल मैम को इस बारे में पता नहीं है। अगर इसके हाथ कोई जरा सा भी सबूत लग गया ना तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। जमाल ने घबराते हुए कहा था। और तुम्हें किसने कहा कि उसे कोई सबूत मिलेगा? अफान शाह ने कहा। क्या मतलब है आपका इससे? वैसे तुम भी पूरे गधे हो जमाल। जब इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था, मैंने अपने भाई और भाभी को खुद अपने हाथों से मारा था, तो ये कैसे हो सकता है कि मैंने वो सबूत ना मिटाए हूँ जिसमें उस चीज का पता चल सकता था कि इन दोनों मियाँ बीवी का कत्ल मैंने किया है? क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नजर आता हूँ कि अपने पाँव पे खुद की कुल्हाड़ी मारूंगा? अफान शाह बासत से हंसे थे। हाँ, वाह सर वाह, आप तो बड़े ही शातिर दिमाग निकले। होना पड़ता है जमा, ये सब करना पड़ता है। और तुम्हें तो पता है ना कि जब अफान शाह को किसी चीज की तलब हो या पसंद आ जाए और वो उसे आराम से ना मिले तो वो उसे छीन लेता है। ठीक इसी तरह जिस तरह मैंने सवेरा को अपने भाई शाहनवाज से छीना था, क्योंकि सवेरा सिर्फ मेरी थी, लेकिन उसे तो पता नहीं मेरे भाई शाहनवाज में क्या नजर आया कि उससे मोहब्बत कर बैठी। बस फिर ये जलन कभी खत्म ना हुई। मुझे सब्र करना नहीं आया और मैंने उन दोनों की जान ले ली। और शाहनवाज भाई के बाद इस पूरी बिजनेस एम्पायर का मालिक मैं हूँ। और अब वक्त आ गया है कि मिशाल से भी उसकी बाकी बची हुई प्रॉपर्टी हथियाने का। अफान शाह ने कमीनगी से कहा। हम ठीक है सर, लेकिन आधा हिस्सा मेरा भी होगा। हम ठीक है, ले लेना। तुम भी क्या याद करोगे? किस सखी से पाला पड़ा था तुम्हारा? ओके, मैं फिर आज ही पेपर्स तैयार करवाता हूँ। मिशाल जाने ही लगी थी कि अफान शाह की आवाज ने उसके कदम रोक लिए थे। नाइम दुरानी, जो इस सोने की चिड़िया मिशाल का नाम नहाद शोहर है, उसका किस्सा भी खत्म करो आज। और इंस्पेक्टर उमैर ने जो भी कहा है वो मुझे रूम में आकर बताओ। यहाँ बाहर बात करना खतरे से हाल ही नहीं है। वो कहते हुए अपने रूम की जानिब बढ़े, जबकि जमाल भी उनके पीछे चल दिया था। आज मिशाल को हकीकत में दाइम की कही हुई एक एक बात सच लगी थी। वो अब मजीद नहीं रोना चाहती थी। इसने अपने माँ बाप के कातिलों को सजा देनी थी और इसे इसके लिए सबूत चाहिए था। लिहाजा उसने अफान शाह के रूम की तरफ रुख किया था। इसे हर हाल में अब दाइम की हिफाजत करना थी, चाहे अब वो इससे नफरत करे या फिर मोहब्बत। ये लड़ाई मिशाल की थी जिसे इसे हर हाल में जीतना था और अपनी मंजिल तक पहुंचना था। आने वाले वक्त में किसकी जीत होनी थी और किसकी हार, ये फैसला वक्त ने करना था। मिशाल को जब इन लड़कियों की स्मगलिंग और अफान शाह के बाकी काले धंधों के बारे में पता चला था, तब से वो टूट गई थी। इसके आंसू खुश्क हो चुके थे। कितना यकीन था उसे अफान शाह पे। उनको वो अपने पापा की जगह मानती थी और उनको अपने पापा जैसा प्यार करती थी। और वो क्या थी उनकी नजरों में? महज एक सोने की चिड़िया। जब दमी उसे दाइम का ख्याल आया, बेसाख्ता उसने उसको पुकारा था। काश वो यहाँ उसके पास होता तो वो इसे बताती कि हाँ वो सच्चा था। हरा दिया था उसकी अना को उसने, जीत गई थी उसकी शिद्दत मोहब्बत। लेकिन ये सब इतना आसान न था। मोहब्बत को जब बार बार ठुकराया जाए ना तो मोहब्बत बेमोल हो जाती है और मोहब्बतों के कफारे तो अदा करने ही पड़ते हैं, कभी रुसवा होकर और कभी खुद को अजियत में रखकर। अफान शाह ने एक नज़र इधर उधर देखा, फिर जवार को कॉल मिलाई थी। अस्सलाम वालेकुम जवार बेटा, कैसे हो? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ, उसने सरसरी सा जवाब दिया। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। कैसी न्यूज़? जवार ने पूछा। मिशाल शाह मेंशन आई हुई है। तुम इसे अपने साथ जहां मर्जी ले जाना चाहो ले जा सकते हो। What are you serious? Yes I am. ओके ठीक है, मैं कल आऊंगा, लेकिन तुम एक ही शर्त पर उसे अपने साथ ले जा सकते हो। कैसी शर्त? तुम्हें मेरे काम के बारे में जो भी पता है उसकी इन्फॉर्मेशन तुम किसी को नहीं दोगे, ना ही पुलिस के पास जाकर मेरे खिलाफ कुछ कहोगे, समझ गए? ठीक है। और हाँ सुनो, तुम सच में मिशाल से शादी करना चाहते हो ना? हाँ, जवार ने कहा। ठीक है, उसकी रकम भी तुम्हें मुझे अदा करना होगी।
और रकम कब, कहाँ, कितनी और किस जगह लेकर आनी है ये तुम्हें पता चल जाएगा। वैसे अफसोस है मुझे अफान अंकल, मिशाल आप पे कितना यकीन करती है और आपकी इसके बारे में कितनी घटिया सोच है। अपनी ही भतीजी का सौदा करने चले हैं आप। इस बारे में तुम कौन होते हो मुझे कुछ कहने वाले। तुम्हें जितना कहा है उतना करो समझ के, वरना मिशाल को भूल जाओ, कहकर उन्होंने कॉल काट दी थी। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए।